नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पिछले एक सप्ताह में जो वीडियो में आप लोग को पढ़ाए हैं उससे संबंधित और कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन करके MCQ के रूप में लाया हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर सेक्शन से, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्राइमरली यूज्ड इन एक्सरे जनरेटर टू इंक्रीज द वोल्टेज फॉर हाई एनर्जी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। चलिए, यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब हम एक्सरे जनरेटर में जो है हाई एनर्जी एक्सरे प्रोडक्शन जो सर्किट होता है, हाई एनर्जी सर्किट, उसमें किस तरह का ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि उसमें तीन सर्किट होता है, फिलामेंट सर्किट और हाई वोल्टेज सर्किट और एक था प्राइमरी सर्किट। तो हाई वोल्टेज सर्किट में किस तरह का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और फोर्थ है करंट ट्रांसफार्मर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग खुद से एज्यूम कीजिए और जितना हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें से आप लोग का कितना सही होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है सी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसमें जो हाई वोल्टेज सर्किट जो होता है सेकेंडरी में, उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया रहता है ताकि वो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में करके हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे एनोड और कैथोड के बीच में। और फिलामेंट में जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है, ये फिलामेंट सर्किट में लगा होता है, फिलामेंट। और हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये प्राइमरी सर्किट में लगा होता है, जहाँ इनपुट वोल्टेज लाइन वोल्टेज को इनपुट करके आगे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और फिलामेंट ट्रांसफार्मर में इसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये प्राइमरी सर्किट में लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इन एन एक्सरे सर्किट। ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है, टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, टू एडजस्ट द KVP किलो वोल्टेज पीक, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, टू डायरेक्ट रेक्टिफाई AC टू DC वोल्टेज। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर है ए, टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार ए होगा, क्योंकि ये KVP को तो एडजस्ट करता नहीं है ट्रांसफार्मर, और इलेक्ट्रिक आइसोलेशन भी ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, और AC से DC में कन्वर्ट करना ये रेक्टिफायर का काम है, न कि ट्रांसफार्मर का। तो आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, टू स्टेप अप द वोल्टेज ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के पीछे हमारा क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है।
तो आपको हम बताए होंगे जिस समय ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफार्मर्स टू ऑपरेट। Which type of current is required for transformer to operate, मतलब ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए किस तरह का करंट हमको चाहिए। ऑप्शन ए में है डायरेक्ट करंट डीसी, ऑप्शन बी में है अल्टरनेटिंग करंट एसी, ऑप्शन सी में है बोथ डीसी एंड एसी, और डी में है ओनली पल्स करंट। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो ट्रांसफार्मर में जो है ये करंट में जो चेंजिंग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाता है, जिसके कारण दूसरे सर्किट में करंट इंड्यूस होता है। तो वहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, What is the purpose of high voltage transformer in an X-ray generator? एक्सरे जनरेटर में जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है उसका क्या पर्पस है। टू रेड्यूस द वोल्टेज फॉर द एक्सरे ट्यूब, टू इंक्रीज द वोल्टेज टू ए किलो वोल्टेज लेवल फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, टू रेक्टिफाई एसी टू डीसी, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। बताइए इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए बोल रहा है चौथा ऑप्शन है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का काम तो नहीं है ट्रांसफार्मर का, तो ये तो ऐसे ही कट गया। टू रेक्टिफाई एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट ये ट्रांसफार्मर नहीं करता है, ये भी गलत हो गया। टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ टू ए किलो वोल्टेज लेवल ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। फिर और ऑप्शन ए है टू रेड्यूस द वोल्टेज ऑफ एक्सरे ट्यूब। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है रेड्यूस करने के लिए तो नहीं लगेगा, हाई वोल्टेज तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए लगेगा ना, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हमने लिया है फ्लोरोस्कोपी से। फ्लोरोस्कोपी जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इससे भी क्वेश्चन एक दो आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि फ्लोरोस्कोपी कैन बी डन विदाउट ए डाई। कह रहा है कि फ्लोरोस्कोपी विदाउट डाई नहीं किया जा सकता, मतलब नेसेसरी है कि डाई देना ही देना है, बिना डाई के हम नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। तो फ्लोरोस्कोपी जो है इसमें डाई जो है कंट्रास्ट यूज करके भी किया जाता है और बिना कंट्रास्ट यूज किए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हम बिना यूज किए विदाउट ए डाई नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। बिना डाई के भी हम कर सकते हैं और डाई के साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में ये यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ड्रिंकिंग रेडियो एक्टिव बेरियम सॉल्यूशन हेल्प्स लुक एट द। कह रहा है कि जो ड्रिंकिंग, ये जो क्वेश्चन है ड्रिंकिंग रेडियो एक्टिव बेरियम सॉल्यूशन। बेरियम सॉल्यूशन क्या है, ये एक कॉन्ट्रास्ट है जो अगर हम डायरेक्टली ओरली अगर लेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो यह किस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्वेस्टिगेशन में,
कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्वेस्टिगेशन में, कि न्यूरल ट्रैक्ट में, कि थोरैक्स में, किसके इन्वेस्टिगेशन में काम करता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी चीज़ ड्रिंक करते हैं या ओरली कोई भी चीज़ लेते हैं, खाएंगे या ड्रिंक करेंगे, तो ओएसोफेगस से सीधा कहाँ जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है, एब्डोमेन में जाता है, स्टमक में। तो हम बेरियम सॉल्यूशन जब हम ड्रिंक कराएंगे तो किसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन छप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। Which of the following agents should not be used as an agent for fluoroscopy? करेक्ट, फ्लोरोस्कोपी के लिए कौन सा एजेंट हम यूज नहीं करते हैं, सिल्वर, बिस्मिथ, थोरिया, टंगस्टन, कौन सा यूज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थोरिया का यूज नहीं करते हैं हम लोग, बाकी सिल्वर, बिस्मिथ, टंगस्टन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्लोरोस्कोपी इज एन असिस्टिव प्रोसेस ऑफ, फ्लोरोस्कोपी जो है एक असिस्टिव प्रोसेस किसके लिए है, किस चीज़ के लिए जो है फ्लोरोस्कोपी किया जाता है, ये पूछा जा रहा है मेनली इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले है डिस्कोग्राफी, सेकेंड ऑप्शन है पोडिएट्रिक सर्जरी, थर्ड ऑप्शन है ऑर्थोपेडिक सर्जरी, फोर्थ ऑप्शन है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, 5 नंबर है परक्यूटेनियस डायग्नोस्टिक इंटरवेंशंस इन कार्डियोलॉजी, और 6 ऑप्शन है यूरोलॉजी। तो बताइए कि इन 6 ऑप्शन में से किस किस में फ्लोरोस्कोपी का यूज होता है प्रोसेस, 1, 2 एंड 4 में, कि 1, 3, 5 में, कि 2, 4 और 6 में, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये जो जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है इन सब में फ्लोरोस्कोपी जो है प्रोसेस यूज होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ एन एक्सरे बीम इज गवर्न्ड बाय वेवलेंथ। ऑप्शन ए है वेवलेंथ, बी है टाइम, सी है मिली एम्पियर, और डी है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। मतलब एक्सरे बीम का जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा जो है अफेक्टेड होता है, वेवलेंथ, की टाइम, की मिली एम्पियर, की सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। देखिए पेनिट्रेटिंग एबिलिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी से। एक्सरे का इंटेंसिटी ज़्यादा है तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा, और इंटेंसिटी जो है एक्सरे का इंटेंसिटी किससे निर्धारित होता है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल फोटोन्स। तो उसमें एनर्जी और नंबर ऑफ रेज, ये एनर्जी केवीपी द्वारा अफेक्टेड होता है और नंबर ऑफ रेज एमए द्वारा। तो केवी और एमए दोनों जब ज़्यादा होगा तो उसका पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ केवी एमए तो पूछा नहीं जा रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वेवलेंथ। अगर हम हाई एनर्जी के एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं तो उसका वेवलेंथ जो है शॉर्टर होता है, वेवलेंथ छोटा होगा तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा वह, और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वेवलेंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन फिल्म रेडियोग्राफी पेनिट्रामीटर आर यूजुअली प्लेस्ड, कह रहा है कि फिल्म रेडियोग्राफी में पेनिट्रामीटर जो है, जो पेनिट्रेटिंग रेज को जो है काउंट करता है, पेनिट्रामीटर, वो कहाँ प्लेस किया जाता है? बिटवीन द इंटेंसिटी स्क्रीन इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड फिल्म, माने इंटेंसिफाई स्क्रीन और फिल्म के बीच, कि ऑन द सोर्स साइड ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑन द सोर्स साइड ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये दोनों एक ही ऑप्शन लिखा गया है, इसमें एक मान लीजिए, नहीं इसमें ऑन द फिल्म साइड ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये सही है, टेस्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, कि बिटवीन द ऑपरेटर एंड रेडिएशन सोर्स। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? पेनिट्रामीटर का हम कहाँ प्लेस हम इसको करेंगे? तो पेनिट्रामीटर जो है एक तरह का फिल्टर होता है, जिससे कोई एक्सरे पार होकर के जाएगा तो वह काउंट करेगा कितना एक्सरे जो है पेनिट्रेट किया ऑब्जेक्ट को। तो पेनिट्रामीटर को जितना हो सके सोर्स, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है रेडिएशन, उसके नज़दीक लगाते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ऑन द सोर्स साइड ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सोर्स है ऑब्जेक्ट टेस्ट करने के लिए, जहाँ सोर्स जहाँ से निकल रहा है रेडिएशन, उधर जो है पेनिट्रामीटर को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन वी सिंप्लीफाई डिफाइन रेडिएशन? हम रेडिएशन को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या है रेडिएशन? ऑप्शन ए है इमिशन ऑफ वेव्स इन ए फॉर्म ऑफ वेव्स, बी है इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल, सी है इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ साउंड, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें से कौन सा रेडिएशन है? रेडिएशन हम कब कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल। एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान बताया गया था कि जब एटम पर कोई भी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तो उस एटम से कुछ रेडिएशन निकलता है जो वेव और पार्टिकल दोनों के जैसा बिहेव करता है। तो यानी रेडिएशन का डिफिनेशन में ये सबसे सिंपल है, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एबिलिटी टू डिटेक्ट ए स्मॉल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड। स्मॉल डिसकंटिन्यूटी को डिटेक्ट जो करते हैं वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट, बी ऑप्शन है रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी, सी है रेडियोग्राफिक डेंसिटी और डी है रेडियोग्राफिक रिजोल्यूशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन सही है, ये भी है और ये भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आंसर इसका हो जाएगा बी होगा आंसर, रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी। अगर स्मॉल डिसकंटिन्यूटी है फ्लो का तो वो डिटेक्ट किसके से करेगा? रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज KeV स्टैंड फॉर? KeV क्या है? किलो एनर्जी वोल्ट कि किलो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि काइनेटिक एनर्जी वोल्ट कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी? इसका बताइए।
इसमें एक एनर्जी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़िएगा। KeV स्टैंड फॉर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो दो कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, KV में ना, किलो वोल्टेज में। तो KeV को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टू मोस्ट कॉमन काउज फॉर एक्सेसिवली हाई डेंसिटी रेडियोग्राफ्स आर। कह रहा है कि टू मोस्ट कॉमन काउज क्या है हाई डेंसिटी रेडियोग्राफ आने के लिए। रेडियोग्राफ में डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए आप लोग। तो हाई डेंसिटी रेडियोग्राफ का मतलब है कि रेडियोग्राफ में ज़्यादा ब्लैकनेस आना या ज़्यादा स्ट्रक्चर का उसमें होना, आर्टिफैक्ट्स वगैरह होना, उसको हाई डेंसिटी रेडियोग्राफ कहा जाता है। तो ज़्यादा ब्लैक कब होगा, जब ज़्यादा एक्सरे पेनिट्रेट करेगा उसमें, यानी एक्सरे का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर का अनुमान लगा सकते हैं आसानी से। देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। फर्स्ट है इनसफिशिएंट वॉशिंग एंड ओवर डेवलपमेंट, कॉन्टामिनेटेड फिक्सर और इनसफिशिएंट वॉशिंग, ओवर एक्सपोजर एंड कॉन्टामिनेटेड फिक्सर, ओवर एक्सपोजर एंड ओवर डेवलपिंग। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए डी, ओवर एक्सपोजर एंड ओवर डेवलपिंग। ज़्यादा हम डेवलपिंग कर देंगे तो भी ब्लैक हो जाता है फिल्म, और ओवर एक्सपोजर देंगे तो भी ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 60 क्या है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप्स है, यूज्ड इन नॉन डिस्ट्रक्शन टेस्टिंग इमिट्स। जब हम इसको नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग में हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स का, तो यह क्या इमिट करता है, मन क्या इमिट्स मतलब निकलता है, अल्फा रेडिएशन की, न्यूट्रॉन्स की, गामा रेज की, एक्स रेज। तो कोबाल्ट 60 जब यूज करते हैं नॉन डिस्ट्रक्शन टेस्टिंग में तो यह क्या इमिट करेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, गामा रेज। गामा रेज को इमिट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ। मास किसका प्रॉपर्टीज नहीं है, एक्स रेज का, बी ऑप्शन बीटा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का, या न्यूट्रॉन्स का। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक्स रेज। बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन तीनों के पास मास होता है, लेकिन एक्सरे के पास कोई मास नहीं होता है। ये वेव एक तरह का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म R/HR टू व्हेन स्पीकिंग इन इंटेंसिटी। जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो R/HR का क्या मतलब है, रेडिएशन लिमिट्स फॉर ह्यूमन, रोएंटजन पर आवर, एक्सरेज पर आवर, की रेडिएशन इन हाइड्रोजन। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी, रोएंटजन पर आवर। रोएंटजन जो है रेडिएशन मापने का इकाई है, और उसका हम इंटेंसिटी मतलब कितना बीम जा रहा है, तो उसमें पर टाइम यूनिट यानी रोएंटजन पर आवर, इसको हम बोलेंगे रोएंटजन पर आवर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क रूम शुड हैव, ऑप्शन ए है 1 टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन, 2 टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन, और सी है 3 टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन तो ये हम डार्क रूम पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा भी था झारखंड में 2019 में, जब पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? लाइटिंग का व्यवस्था। कितने टाइप का लाइटिंग होना चाहिए डार्क रूम में? तो 2 टाइप का लाइटिंग होना चाहिए। एक रेड लाइट जिससे एक्सरे फिल्म अफेक्टेड नहीं होता है, और एक येलो लाइट जब हम कुछ फिल्म वगैरह धोने का काम करें तो येलो लाइट जला सकते हैं। तो एक्सरे रूम में, डार्क रूम में 2 टाइप का इल्यूमिनेशन चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड? ग्रिड क्या होता है? ग्रिड का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए है इंक्रीज एक्सरे एक्सपोजर, डिक्रीज एक्सरे एक्सपोजर, रेड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, प्रोड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ग्रिड जो है एक तरह का फिल्टर होता है। तो फिल्टर क्या करता है? छानता है खराब चीज़ों को। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, जो इधर उधर छिटपुट कम एनर्जी का रेडिएशन आता है, उसको रेड्यूस करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, रेड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन। नेक्स्ट आपका पोजिशनिंग से क्वेश्चन आ गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन से पूछा जा रहा है कि केयूबी स्टैंड फॉर इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में जो केयूबी टर्म है, केयूबी, ये किसके लिए यूज होता है? केयूबी एक टाइप का एक्सरे इन्वेस्टिगेशन है। बोलेंगे कि अगर लिखा हुआ रहेगा एक्सरे केयूबी, तो इसका मतलब क्या हुआ? किस चीज़ का करना है? ऑप्शन ए है किडनी का, बी है किडनी अंडर ब्लाडर, और सी है किडनी यूरेटर ब्लाडर, और किडनी यूटेरस ब्लाडर। सॉरी, सी में यूरेटर है, यहाँ यूटेरस है। तो इसमें से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? केयूबी का मतलब होता है किडनी यूरेटर एंड ब्लाडर। अगर एक्सरे ऑफ केयूबी अगर रहेगा तो हम किसका एक्सरे करेंगे? किडनी का, यूरेटर का और ब्लाडर का। किडनी का जो पोजीशन होता है उसके ऊपर से लेकर के ब्लाडर तक सिम्पेसिक का एरिया लेकर के एक्सरे किया जाएगा। तो ये आपका केयूबी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पोजीशन से ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई बराबर पूछा जाता है। ये कह रहा है कि फ्रॉग पोजीशन इज मेड फॉर एक्सरे ऑफ द। फ्रॉग पोजीशन या फ्रॉग लेग पोजीशन भी लिखा हुआ रहेगा कहीं कहीं। तो फ्रॉग लेग पोजीशन जो है किसके लिए करते हैं एक्सरे? नी के लिए, कि हिप के लिए, कि एंकल के लिए, कि स्पाइन के लिए? फ्रॉग लेग पोजीशन हम किसके लिए यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप। हिप के एक्सरे के लिए जो है फ्रॉग लेग पोजीशन यूज करते हैं। फ्रॉग लेग पोजीशन का मतलब कि जैसे फ्रॉग को अगर पलट के रख दिया जाए तो उसका जिस तरह से पैर हो जाता है, उसी पोजीशन में पैर को ला करके हिप का एक्सरे किया जाता है। नेक्स्ट आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है ये। डिओडेनम इज ए पार्ट ऑफ। डिओडेनम के किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक का, कि नन ऑफ दिस? बताइए तीनों में से किसका पार्ट है कि किसी का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली स्टमक के बाद से ही शुरू हो जाता है, जो काफ़ी लंबा होता है और ये 3 भाग में बटा हुआ रहता है, डिओडेनम, जेजेनम और स्चियम। तो डिओडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा, माफ कीजिएगा, इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमआरआई स्टैंड फॉर।
एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस आइटम की मॉड्यूलेशन ट्रांसफर इमेजिंग। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको इसका फुल फॉर्म जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक और क्वेश्चन है हमारा और लास्ट यही करेंगे, वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का बोला जा रहा है, किस में हम मापते हैं? हर्ट्ज में, टेस्ला में, टेस्ला पर सेकेंड और वाट्स पर केजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेस्ला। हम लोग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम लोग किस में नापते हैं? टेस्ला में। आज यही वीडियो का समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगले वीडियो में भी कुछ MCQ हम लाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद।